ससुराल से हंसी खुशी दोनों निकल कर जाते हैं। लेकिन जब शाम को घर वापस लौटते हैं तो उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन दोनों की हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हुआ है। वो दोनों ही रो रहे थे। दोनों जाकर एक एक कोने में बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। जो बहू होती है, जो औरत होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। घर के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब लोग पूछने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बहू कुछ भी बता नहीं पाती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती है और वो बार बार बेहोश हो रही थी। तभी उसके सास ससुर घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत प्यार से उससे पूछते हैं। तब जाकर बहू और बेटा थोड़ी हिम्मत करते हैं और अपने साथ जो भी हुआ था वो बता पाते हैं। और उसे सुनकर घर के सभी लोग होश खो देते हैं। वो समझिए कि वो जड़ बन जाते हैं, वही निढाल होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो पति था वो अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने वो सब कुछ देखा था जो हुआ था आज दिन में। और पति बार बार अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए यही कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ये घटना सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से आई तो सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। या और साथ ही साथ जहां एक तरफ इस घटना का बहुत ज्यादा जुर्म का जो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज ये आती है कि जो ये दूल्हा होता है, जो उस लड़की औरत का पति होता है, उसकी लोग बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि असल मायने में उसी ने 7 जन्मों की जो 7 कस्में खाई थी उसका मान रखते हुए आगे बढ़ रहा था। तो क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। और रीवा जिले के पास ही गुड़ थाना है, वहां के अंतर्गत की ये घटना है। दरअसल एक लड़का और एक लड़की दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई और इसकी खबर उसके उनके घर वालों तक पहुंच गई। और जब घर वालों को ये खबर मिलती है तो घर वाले एक दूसरे के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं और दोनों ही परिवार वाले आपसी सहमति से खुशी खुशी दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या है। दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि अब वो पति पत्नी बन चुके थे। और दोस्तों वैसे भी जिसको अपना मनचाहा प्यार पति के रूप में मिल जाए या मनचाहा प्यार पत्नी के रूप में मिल जाए, उसके लिए उस समय की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, सब परिवार वाले खुश थे, दोनों पति पत्नी खुश थे। बात है 21 अक्टूबर 2024 की। अचानक पत्नी के मन में ख्याल आता है और वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। पति कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं। और दोनों घर से सबको बताकर तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वहां पर एक भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव पहाड़िया है, वहां पर वो घूमने के लिए जाते हैं। पहले वहां जाकर भैरव बाबा के वो दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद पहाड़िया, छोटी पहाड़िया टाइप की वो जगह है, वहां जाकर वो घूमते फिरते हैं। घूम फिर के जब वो थोड़ा थक जाते हैं तो वहाँ काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहां जाकर वो एक चट्टान के पीछे दोनों आराम से बैठ जाते हैं। पत्नी का सिर होता है पति के कंधे पर और दोनों ही अपनी पहले की बातें शेयर कर रहे थे, याद कर रहे थे, या यूं कहें कि अपनी खुशहाली जाहिर कर रहे थे। बातें चल रही थी। बातों का सिलसिला शुरू हुए अभी कुछ 5 से 10 मिनट का ही वक्त बीता होगा कि वहीं कुछ दूर पर 5 लड़के जो कि
शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे, साथ ही वहां पर उन्होंने लिट्टी चोखा बनाया था जिसे वो खा रहे थे। एक तरह से समझिए कि वो पार्टी कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर कोई कपड़े नहीं पहने रखे थे सिवाय निक्कर के। पांचों के पांचों इसी अवस्था में थे जो कि नशे की हालत में धुत थे। और अचानक उन पांचों की नजर उन प्रेमी जोड़े पर पड़ जाती है, नए नवेले जोड़े जोड़े पर पड़ जाती है। और वहां से वो पांचों उठकर आते हैं और पति पत्नी दोनों को घेर लेते हैं, दोनों को पकड़ते हैं, पत्नी को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसके पति को बिना कुछ कहे जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। पति कहता है कि हमें मार क्यों रहे हो, हमने क्या किया है, लेकिन वो कुछ भी कहने के बजाय बस पीटना शुरू कर देते हैं। उधर जो पत्नी होती है वो भी अपनी बचाव में चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है। अपनी तरफ से पति पत्नी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो थे और वो पांच दरिंदे थे, वो भी नशे की हालत में। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। जो उसका पति होता है उसको बहुत मारते हैं और मारने के बाद उसके हाथ पैर बांध कर वहीं जमीन पर फेंक देते हैं। और वहीं दूसरी ओर पत्नी को थोड़ी दूर ले जाते हैं और उसके बाद उसके कपड़े निकालकर बारी बारी से सभी उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, जिसे उसका पति भी देख रहा था। सोचिए दोस्तों, उस वक्त उन दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी, उनकी आत्मा पे क्या चल रहा होगा कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक पति के सामने पत्नी की आबरू लुट रही थी और एक पति के सामने पत्नी किसी और के साथ इस अवस्था में थी। उन दोनों की ही दशा सोच के भी रूह कांप जाती है। लेकिन उन दरिंदों ने उसकी पत्नी के साथ जितनी बार कर सकते थे उतनी बार तक सामूहिक रेप किया, बलात्कार किया। और उसके बाद जब उनका मन भर गया, उसके बाद भी उनका मन नहीं पसीजा कि उन दोनों को छोड़ दें। उसके बाद भी वो दरिंदे अपने दोस्त को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि एक बहुत अच्छा मुर्गा फंसा है, साथ में नई नवेली दुल्हन के साथ, जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ, बहुत मजा आएगा, जल्दी आओगे जल्दी पाओगे। और थोड़ा ही वक्त गुजरता है कि वहां पर उसके तीन दोस्त और आ जाते हैं और उन तीन दोस्त फिर से सारे मिलकर बड़े हंसी मजाक के साथ उस पत्नी का फिर से सामूहिक बलात्कार करते हैं। उसके बाद ये सब चल ही रहा था। उनका जब थोड़ा मन शांत होता है तो छोड़ देते हैं। बहुत मारते हैं फिर से दोनों को और जाते जाते यही कहते हैं कि तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम्हें जिसके पास जाना है चले जाओ, पुलिस के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, जहां जाना है जाओ, हमारा तो ये रोज का काम है। तुम कोई पहले नहीं हो जिसके साथ हमने ये सब किया है, हम तो ये सब करते ही रहते हैं, हमारा यही काम है। अब वहां से पति पत्नी किसी भी तरह, किसी भी हालत में अपने घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल सके, नजरें मिला सके। और ये सच में बहुत ही भयावह था। अपने घर पहुंच जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं दोनों ही रोते रहते हैं, तो घर वालों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हो। वो बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले वो दोनों ही कुछ भी नहीं बताते। लेकिन जब परिवार बहुत परेशान हो जाता है, हर तरीके से वो कोशिश करते हैं, तब जाकर पत्नी जो भी उसके साथ ये हादसा दर्दनाक हुआ था वो बयां करती है और उसे सुनने के बाद पूरा परिवार सन्न पड़ जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों, हम न्यूज में, खबरों में आए दिन ये चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम सुनकर ठीक है हुआ है छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, वही चीज जब किसी अपने पे, किसी के घर पे बीतती है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना और ऐसे इंसान को ढाढ़स देना और इन सब से बाहर निकालना वाकई दूसरे जन्म के जैसा है। क्योंकि
एक बोलते हैं ना कि मौत होती है तो इंसान एक बार में मर जाता है, लेकिन ऐसा किसी के साथ हो तो हर दिन एक मौत और एक जन्म ही होता है। यही सब चल रहा था। इसके बाद पति जो होता है वो हिम्मत दिखाता है और कहता है कि जब तक उन दरिंदों को सजा नहीं दिलाएंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। और इस तरीके से परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर अपनी पूरी कहानी बताता है, एफआईआर लिखवाता है। लेकिन 23 अक्टूबर 2024 को वहां पर जो सीएम है हमारे मध्य प्रदेश के, उनका दौरा था मोहन यादव जी का, साथ में कई सारे वीवीआईपी मेंबर्स का वहां पर आगमन था, कुछ समिति थी वहां पर। और इस वजह से पुलिस इस केस को हाईलाइट करना ही नहीं चाह रही थी। उनकी जो घटना थी जो उन्होंने बताई वो उस घटना को इस हल्के में लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उनको भेज देते हैं कि हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। और 2 दिन का वक्त निकल जाता है, क्योंकि पुलिस को ये डर था कि अगर ये घटना उजागर हुई तो जो सीएम है मोहन यादव जी वो बहुत आक्रोशित होंगे और साथ ही यहाँ रीवा की जो पुलिस है उसकी बदनामी भी होगी। और उसके बाद भी इस केस पर कुछ खासा काम नहीं चल रहा था। लेकिन जब ये जानकारी किसी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है, तो लोगों में आक्रोश बढ़ता देख पुलिस पर प्रेशर बनता है और उसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। जब जांच को आगे बढ़ाया जाता है, वहां आसपास इलाके के 300 ऐसे संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उनमें उन 8 दरिंदों भी को भी शामिल किया गया था। वो दरिंदे भी 300 लोगों की लिस्ट में थे। और जब पूछताछ की जाती है, पुलिस को सभी से पूछताछ करनी थी, सबसे पुलिस पूछताछ करती है और उन 8 दरिंदों से भी। तो आठों बड़े बेचारे बनकर ऐसे पुलिस के सामने पेश आते हैं कि साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करके कैसे भी अपना और अपने घर का गुजारा करते हैं। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, हम बड़े गरीब लोग हैं। और ऐसा करके पुलिस की आंखों में ही वो पूरी तरीके से धूल झोंक देते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का यकीन हो जाता है और पुलिस उन आठों को भी छोड़ देती है सभी के साथ। लेकिन तभी एक अचानक वीडियो वायरल होता है, वीडियो पुलिस के हाथ लगता है और उस वीडियो में वो पांचों लोग वहां पे अय्याशी करते हुए दिखते हैं, जो कि शराब नशा कर रहे थे और साथ ही खोजबीन में वहां बोतलें शराब की, साथ ही गिलास और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और जब वो वायरल वीडियो पुलिस को मिलता है और उसमें उन लड़कों की शिनाख्त होती है, तो उन लड़कों को वापस बुलाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही साथ उन आठों लड़कों से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो आठों के आठों अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इस तरीके का एक भी मामला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड ही नहीं था, किसी ने कोई कंप्लेंट की ही नहीं थी। और शायद यही कारण था कि वो दरिंदे इस कपल को भी यही धमकी दे रहे थे कि तुम्हें जिसे बताना है बता देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इन दरिंदों को यही लग रहा था कि हर लड़की की तरह जिनके साथ भी इन्होंने ऐसा किया होगा, उस लड़की ने शर्म की वजह से कभी कोई शिकायत नहीं की। और उनको यही गलतफहमी थी कि ये लोग भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज में बदनामी ना हो इसके लिए शिकायत ही नहीं दर्ज कराएंगे। लेकिन शायद उन दरिंदों के जुर्म का घड़ा भर चुका था और उसके बाद इन आठों को पुलिस जेल भेज देती है। साथ ही साथ इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की अपील भी की गई है कि जितना जल्दी हो सके इन आठों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोगों का आक्रोश सड़कों पर साफ दिख रहा था। लोग यही कह रहे थे कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो ऐसे दरिंदों को हमारे हवाले कर दे, पब्लिक इनका इंसाफ जरूर वसूल लेगी। लेकिन कहते हैं ना,
कानून के दायरे अपने होते हैं और पुलिस कानून के दायरे में अपना काम करती है। लेकिन वाकई ये बहुत ही शर्मनाक कहानी थी। दोस्तों, मैं खुद रीवा से ही बिलोंग करती हूँ। मुझे ये सुनकर सच में बहुत ही हैरानी हो रही है कि हमारे रीवा जैसे शहर में ये सब कारनामे हो रहे हैं। कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब इस घटनाक्रम में इन दोषियों को आगे चल के क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस परिवार का क्या, जिसके परिवार में एक पल में उस परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गई। शायद उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिल भी जाए, लेकिन उन पति पत्नी का क्या, जिनके आत्मा पर इतनी चोट लगे हैं? क्या वो पहले के जैसे एक नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर अपने भविष्य के सपने सजा पाएंगे? पता नहीं। खैर दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं का आहत करना नहीं। आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के समय में अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा है। जितना ज़्यादा हो सके आप सतर्क रहें। आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी भी ऐसी जगह जाने की कोशिश ना करें जहां लोगों का कम आना जाना हो या जहां आपको ऐसी चीज़ों का अंदेशा भी हो। कहीं नशेड़ी दिखे, कोई नशे करते लोग दिखें, प्लीज़ आप उनसे दूरी बनाकर रखें। जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करें। हमारे हाथ में यही है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।